नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अनुसार एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व इतिहास वाला जो हमारा पेपर है, उस पेपर के तहत हमें विश्व इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना है। इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं में से फ्रांस की क्रांति के दौरान एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने बहुत सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम नेपोलियन बोनापार्ट के परिचय के बारे में जानेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, इसको 2 से 3 टुकड़ों में हम पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान रहे हैं, इसका एक परिचय हम पढ़ेंगे। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट वो था जिसने फ्रांसीसी क्रांति की बात, जो एक नई परिस्थितियाँ बनी, वहाँ फ्रांस का नेतृत्व किया। और देखिए क्या था नेपोलियन बोनापार्ट, इसके माध्यम से हम इसको समझेंगे, आपको समझना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ और 5 मई 1821 को इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। फ्रांस की क्रांति का सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कौंसल के रूप में शासन रहा। ठीक है, प्रथम कौंसल जो व्यवस्था की गई थी उसका प्रथम कौंसल यही रहा था। और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन प्रथम के नाम से, ठीक है, 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन प्रथम के नाम से जो है वो सम्राट बना रहा। पुनः फिर 20 मार्च से 22 जून 1815 में पुनः जो है वो सम्राट आके बना था और यूरोप के कई अन्य क्षेत्रों का भी वो शासक था। ठीक है, इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की। कहते हैं कि नेपोलियन ने कहा था कि मेरे युद्धों से ज़्यादा मेरी जो विधि संहिता होगी वो सबसे ज़्यादा लोगों को याद रहेगी, गिनी जाएगी प्रमुख उपलब्धियों में। तो इसे नेपोलियन की विधि संहिता कहा जाता है। नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था जब तक कि उसने 1812 में रूस पे आक्रमण नहीं किया। मतलब उसकी सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है कि 1812 में रूस पे आक्रमण किया, जबकि रूस के साथ पहले उसने अनाक्रमण समझौता किया और उसी रूस पे उसने आक्रमण किया, जहाँ सर्दी और वातावरण में उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। और 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में, बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें सभी राष्ट्रों ने मिलकर, ऑस्ट्रिया सब ने मिलकर, रूस सब ने मिलकर जो है इसको एक प्रकार से हराया। ठीक है, तो पराजय के पश्चात अंग्रेज़ों ने उसे अंध महासागर के दूर सेंट दी फेलन तो में बंदी बना दिया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन को कौन से द्वीप में बंदी बनाया गया? तो सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बनाया गया। 6 वर्षों के अंत में वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का हमने ऊपर जिक्र कर लिया था, कब हुई थी? 5 मई 1821 को। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये युद्ध जो है 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था और इसमें पराजय हुई थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब। ठीक है, इन्होंने एक जुट संगठन बना के और सेंट हेलेना द्वीप में इसको बंदी बनाया था इस वाटरलू युद्ध के बाद, जहाँ 6 वर्षों के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज़ों ने उसे संख्या का और सैनिक का एक प्रकार से विष दे के मार डाला। एक अलग अपनी परिस्थितियाँ हैं। अब यहाँ हम ये बात करेंगे कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की जो मृत्यु हुई, वाटरलू का युद्ध हुआ 18 जून 1815 को, वो फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप उभरा। उसकी एक विधि संहिता बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उदय की परिस्थितियाँ क्या थी? फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी नेपोलियन का उदय ही क्यों हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। उसने के परिणाम में क्या है? हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का इसने नारा दिया था। एक बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? तो आपको याद रखना, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। इस क्रांति के द्वारा राजतंत्र का एक प्रकार से अंत हुआ। जो राजतंत्र की प्रणाली होती है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, राजतंत्र जहाँ एक वंशानुगत रूप से राजा जो है वो संपूर्ण सम्राट संपूर्ण राज्य को संभालता है, उसका फिर पैतृक रूप से उसके हस्तांतरणीय व्यवस्था चलती रहती है। इस क्रांति के बाद विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई। जो कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए। अब इन परिस्थितियों में योग्यता के बल पे, क्योंकि नेपोलियन ने उस समय युद्ध से जो है वो फ्रांस में एक अलग अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था। ठीक है, तो नेपोलियन जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए अब आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ जब विशेष अधिकार, कुलीन वर्ग, राजतंत्र की समाप्ति हो गई। तो इसी समय डायरेक्टरी का शासन चलता है और डायरेक्टरी शासन और क्रांति के दौरान जो अव्यवस्था फैलती है उससे लोगों में आक्रोश था। आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी स्थितियां खराब हो जाती हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जनता असंतुष्ट हो जाती है। कुशल प्रशासक व नेतृत्व की तलाश में इस समय पूरा फ्रांस एक निगाह से देख रहा था और उस समय ये उभर के आता है
मिस्र के युद्ध के द्वारा, ठीक है। पूर्व सैनिक अभियानों में नेपोलियन की सफलता क्रांति के शिशु के रूप में जनता द्वारा उसकी स्वीकृति, और ये प्रमुख रीजन थे जिसके द्वारा नेपोलियन का क्या हुआ, एक उदय हुआ। मतलब एक नॉर्मली पर्सन पूछ ले कि नेपोलियन के उदय के प्रमुख रीजन क्या थे, तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, चाहे वो डायरेक्टरी का शासन हो, चाहे नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख, जैसे स्वतंत्रता, समानता, राजतंत्र की समाप्ति होना, विशेष अधिकारों की समाप्ति होना, और एक सामान्य व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता के बल पे फ्रांस के लोगों के दिलों में जगह बनाना, ठीक है। आर्थिक व्यवस्थाएं खराब होना, ठीक है। मध्यम वर्ग के हितों की बात करना, मध्यम वर्ग को स्थायित्व, धनी पूंजीपति वर्ग से कमजोर वर्ग को सुरक्षा व सहायता, फ्रांस से भागे पादरी व कुलीन वर्गों से सम्मान वापसी की आकांक्षा भी थी। मतलब हर वर्ग इससे उम्मीद लगाए बैठा था। मध्य वर्ग को लग रहा था कि हमारा स्थायित्व होगा, धनी पूंजीपति वर्ग से कमजोर वर्ग को सुरक्षा और सहायता मिलेगी। जो पादरी और कुलीन लोग थे उनको लग रहा था कि हमें वापस आने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने नेपोलियन की तानाशाही को क्या कर लिया, सहज स्वीकार कर लिया। तो ये एक प्रकार से नेपोलियन की उदय की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ थी। हम आगे इसमें पढ़ेंगे नेपोलियन के कार्य और सुधार क्या थे, रिफॉर्म्स नेपोलियन ने क्या किए। तो कहते हैं कि नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मुझे मेरे 40 युद्धों के लिए नहीं, मुझे मेरे 40 युद्धों के लिए नहीं अपितु विधि सुधारों के लिए याद रखा जाएगा। ये किसने कहा था? तो मुझे मेरे 40 युद्धों के लिए नहीं अपितु विधि सुधारों के लिए याद रखा जाएगा, ये नेपोलियन का स्टेटमेंट था। किसका स्टेटमेंट था? ये नेपोलियन का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेपोलियन के संवैधानिक सुधारों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, नेपोलियन ने सबसे पहला जो बड़ा संवैधानिक सुधार था नेपोलियन का, वो ये था कि 1799 ईस्वी में उसने सत्ता पे अधिकार किया और क्रांतिकाल का चौथा संविधान जो है वो बनाकर लागू किया। तो क्रांतिकाल का चौथा संविधान लागू करने का श्रेय किसको जाता है? नेपोलियन को जाता है। पहला संवैधानिक बड़ा संवैधानिक सुधार था। कब लागू किया? 1799 ईस्वी में। और इसके द्वारा इसने क्या किया कि फ्रांस में गणतंत्र व कौंसल पद्धति जो है वो लागू की, ठीक है। और इसमें प्रथम कौंसल यही बना, नेपोलियन प्रथम कौंसल बना, समस्त शक्ति कौंसल में जो है वो निहित कर दी गई, ठीक है। तो ये बड़ा संवैधानिक सुधार था नेपोलियन का, आपको अपने जहन में स्पेशली इसको रखना है याद। आर्थिक सुधारों की अपन बात करेंगे आगे, एक अलग समय बिंदु ही बनाऊंगा। महाद्वीपीय व्यवस्था की इसने शुरुआत की, जिसमें इंग्लैंड की आर्थिक घेराबंदी करना, कर सुधार करना, सरल व एकरूप कर प्रणाली, कर वसूली सख्त करना, ठीक है। प्रशासनिक खर्चों में मितव्ययता, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि बहुत ज़्यादा जो खर्च हो रहे हैं उनको एकदम से कम करना, ठीक है। महाद्वीपीय व्यवस्था में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। सेना वे विजित राष्ट्रों पे, जिस राष्ट्रों को जीता जा रहा है उसका जो पूरा सैनिक खर्चा उन्हीं राष्ट्रों पे थोप देना। राष्ट्रीय बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करना एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। घूसखोरी और सट्टेबाजी के ऊपर एकदम से नियंत्रण स्थापित कर लेना। तो ये प्रमुख आर्थिक सुधार थे जिन्होंने लोगों के दिलों में इसको एक अलग जगह, एक अलग मुकाम दिलाया। उद्योग व्यापार में व्यावसायिक शिक्षा की इसने बात की, ठीक है। फ्रांसीसी विश्वविद्यालय की स्थापना की, स्कूलों की स्थापनाएं की, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। तो व्यावसायिक शिक्षा की बात करना, सड़कें बनाना, कृषि विकास में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा योगदान था उस परिस्थितियों के अनुसार। कानूनी सुधारों में पुरातन व्यवस्था जैसे आसियारिज्म, ठीक है, जिसमें एकरूपता का भाव था, का अंत कर दिया, ठीक है। एक विधि संहिता, एक ही कानून को लागू किया इसने। नेपोलियन की 5 संहिता जैसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है। नेपोलियन कोड क्या था याद रखना। दीवानी संहिता इसका पहला पार्ट था, दूसरा दीवानी दंड प्रक्रिया, तीसरा आपराधिक दंड प्रक्रिया, चौथा दंड विधान और पांचवा व्यापारिक संहिता। तो इसके अंतर्गत ऐसे नियम, ऐसे कानून बना दिए कि जो कानून में विसंगतियां थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। तो नेपोलियन कोड एक महत्वपूर्ण इसका योगदान माना जाता है। विधि की श्रेष्ठता और विधि की सबक क्षमता का इसके तहत स्थापित की गई। पारिवारिक अनुशासन, जिसमें कहा गया है कि पुरुष परिवार का मुखिया है और संपत्ति किसी भी व्यक्ति को देने के लिए वो स्वतंत्र है। स्त्री को पुरुष और संतान के पिता के अधीन मानना, ये एक नेगेटिव पार्ट अपन कह सकते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन बना दिया गया एक प्रकार से, ठीक है। सिविल विवाह को मान्यता दी गई सिविल कोड, सिविल संहिता में, ठीक है। तलाक के नियम जो है वो कठोर बना दिए गए। शिक्षा के सुधार की अपन बात करें तो उसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों वर्गों में शिक्षा का जो है वो विभाजन किया, तीनों लेवल की, जो अपने अपन राजस्थान में देख लें एक प्रकार से। यूनिवर्सिटी नामक संस्था द्वारा इसका समन्वय स्थापित किया गया, ठीक है। सत्र की निश्चितता कर दी गई, सेक्शन 70 इतने दिन तक चलेगा। पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया। शिक्षण प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल्स की स्थापना करना, राष्ट्रीयता के प्रचार हेतु लाइसेज की स्थापना करना, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस उच्चतर अध्ययन हेतु एक गठित संस्था,
पे बल दिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस के माध्यम से। स्त्री शिक्षा पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इसकी कमी थी। धर्म संस्थाओं को जिम्मेदारी देना, इसकी कमी थी। धार्मिक सुधारों पे इसने कोंकोर्दा समझौता 1801 ईस्वी में किया, भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्रांतिकाल में राज्य विरोधी बने पोप और चर्च को राज्य के अंग के रूप में पुनः समाहित करना। पोप ने क्रांति के दौरान जब संपत्ति पे दावा छोड़ दिया इस समझौते के द्वारा, और बदले में कैथोलिक धर्म को राज्य के बहुसंख्यक जनता का धर्म स्वीकार किया गया। तो ये एक प्रकार से समझौता था, कोंकोर्दा समझौता 1801, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पादिव्य की नियुक्ति और वेतन राज्य करेगा, परंतु उन्हें दीक्षा पोप द्वारा दिया जाना तय हुआ। ग्रिगोरियन कैलेंडर को फिर से लागू कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण सुधार थे। प्रशासनिक सुधारों में अपन बात करें, अति केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना, स्थानीय प्रशासन को अस्वीकार करना, मतलब सेंट्रलाइज्ड किया, क्योंकि तानाशाह जो भी होगा वो सेंटर करेगा, विकेंद्रीकृत करेगा तो उसकी तानाशाह चलेगी नहीं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का विरोधी था, तो ये क्रांति विरोधी स्वरूप भी दिखता है कि वो सत्ता को पूरे हाथ में ले रहा है। तो ये एक प्रकार से इसके थे। कृत्रिम कुलीन वर्ग, समर्थकों का कृत्रिम कुलीन वर्ग उसने बना लिया, अपना राष्ट्रीय सम्मान के रूप में उपाधि देना, लाइसेंस वगैरह की इनकी उपाधि देना, लीजन ऑफ ऑनर की उपाधि देना। तो ये इसके क्रांति विरोधी जो कार्य थे, कि वो क्रांति से उत्पन्न हुआ और क्रांति विरोधी उसने कार्य शुरू कर दिए, ठीक है ना। पूरे शासन सत्ता को अपने अधिकार में ले लेना, ठीक है, एक कृत्रिम कुलीन वर्ग को खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जाता है। तो ये प्रमुख उदय की परिस्थितियाँ थी।